नेक्स्ट पार्ट। वो जहां के साथ सीधी इसके घर आई थी, फिर खाना खाकर इसने इजाजत चाही। इसका सारा सामान सबांजी के ड्रॉ में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी, सवाए चंद चीजों के कुछ भी इसने नहीं उठाया था। फूफो ने इसरार किया वो छुट्टियां खत्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूंगी कि रुक जाओ। फूफो जरा खफा थी। फूफो मैं कल आऊंगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल जरूर आना। जहां टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर व गर्म इलाकों के माबैन सफर का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते इसका फ्लू बुखार में बदल गया था। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सिर्फ टाक्सम तक छोड़ना, आगे मैं गोरसल पकड़ लूंगी। मैं सबांजी तक छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला, नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जिताते रहोगे। वैसे भी मुझ पे तुम्हारे बहुत एहसान जमा हो गए हैं, इतने सारे कैसे उतारूंगी। वो इसके सामने सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी, उतारने के लिए किसने कहा है। वो जरा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया और इसकी पुष्ट को देखते गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया इसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो ताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मगर फिर इसने खुद ही कुछ महसूस किया था, तभी वो खुद आगे बढ़ा और इनके दरमियान खड़ी सर दीवार ढा दी। लेकिन क्या वो इसके लिए वो महसूस करता था जो वो इसके लिए करती थी? क्या इससे इनका वो भूला बिसरा रिश्ता याद था जिसके मुतालिक इस घर में कोई बात नहीं करता था? अभी कुछ दिन वो इसके घर रहेगी तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की जरूर कोशिश करेगी, इसने तहैया कर लिया था। टाक्सम स्क्वायर का मुजस्मा आजादी इसी तरह था जैसे वो छोड़कर गई थी। मुजस्मे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर्ख, सफेद और जर्द ट्यूलिप्स खुले थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप्स फेस्टिवल के पोस्टर्स भी लगे थे, जो हर साल की तरह इसे मौसम बहार में भी इस्तांबुल में मुनक्किद होता था। ट्यूलिप का फूल इस्तांबुल का सिंबल था, मगर इनकी दिलफरेब महक में डूबा टाक्सम स्क्वायर हया को खिजा आलूद लगा था। वो बहार अब वहां नहीं थी जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था कि तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रोकते हुए जहां ने चेहरा इसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा था, मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं सबांजी, अपना ड्रॉम, ब्लॉग, झील और हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफा फिर से देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ सैली, अब इससे ज्यादा क्या तकलीफ मुझे मिल सकती है। इसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ किया और कहा, ओके। इसने समझकर सर हिला दिया। इसके चेहरे पे अभी तक निकाहत थी, वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया, वो मुजस्मा आजादी के गिर्द उगी घास के करीब जाकर खड़ी हो गई। वो घास का गोल किता एराजी दरअसल यूं था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हो और हर 2 पत्तियों के दरमियान एक सीधी रवैश थी जो मुजस्मे तक ले जाती थी। यूं 4 गज रगाहें मुजस्मे तक लेकर जाती थी। टाक्सम के हर फूल, हर पत्थर, हर बादल पे जैसे यादें रतन थी। वो इसका और डीजे का 0 पॉइंट था। मेन स्टॉप तकरीबन हर दूसरे रोज वो इधर आती थी। गोरसल इन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लेती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा इन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और इस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहां से की गई इनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगां चलेगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वहीं थी, बहुत तवील, ना खत्म होने वाली, मगर जिंदगी खत्म हो चुकी थी। गोरसल की खिड़की के शीशे के पार बास्फोरस का अजीमशान समंदर देख रही थी। वहां से एक फेरी गुजर रहा था। इसे याद था कि जब पहली दफा इन दोनों ने इस जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा था तो वो खुशी और जोश से पागल हो गई थी। वो कभी बहरी जहाज में नहीं बैठी थी और सिर्फ इसे देखकर ही पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और जिंदगी खत्म हो गई।
दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सबान जी के दीवार पर फैलती। ड्रॉम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी खत्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। इसे किसी को इत्तला देने की होश ही ना थी, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसी ने बताया। फिर सबके फोन आने लगे। मोतसम, हुसैन, टाली, सारा, लतीफ, अंजुम बाजी सब इसे बराबर फोन करते रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वो सबांची आई थी तो इन जीनों पे बर्फ जमी हुई थी और अब वो बर्फ बाहर ले गई थी। और इसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा। वो फिर दासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए थे वो अपने पहले दिन, जब ये बल्ब खुद ब खुद जल उठा था कि पता नहीं कि हाँ कौन से जिन भूत है। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा डीजे इसके जाने के बाद कितनी देर अफसोस करती रही। इसने ड्रम का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरा बने हुए बिस्तर, मेज पे तरतीब से रखी चीजें। डीजे के बैंक की मेज अलबत्ता खाली थी। इसकी सारी चीजें हया ने उसके भाई को पैक करके दे दी थी। वो खिड़की में आकर खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड मॉर्निंग इसने कहना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। आंसुओं ने इसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने उतने दिन की गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो और अब तो वो आएगा तो इसे कोई आवाज नहीं आएगी। इसे क्या मालूम होगा कि अब सारी आवाजें खत्म हो गई हैं। गुड मॉर्निंग डीजे इसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज से डीजे को पुकारा। आंसू इसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लड़क रहे थे। जवाब नहीं आया। अब जवाब कभी आना भी नहीं था। वो पलटकर अपने बैंक की तरफ आई और शाने से पर्स उतारकर अपनी मेज पे रखा। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा डब्बा निकाला जिसका जवाब अभी इसे ढूंढना था। ओ हयात, तुम कब आई? आवाज पे चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मोतसम खड़ा था। वो राहदारी से गुजरते हुए इसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ। तुम वापिस कब आए? तुम सब आ गए वापिस? इसे यकगोना तमानियत का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए इसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है। मुझे जरा काम था, इसके लिए आया था। वो दानिस्ता लम्हा भर कर रुका। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि खतीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी मोतसम। डॉक्टर कह रहा था कि ब्रेन हैमरेज हुआ है। अचानक से इंसान को कोलैप्स करता है और अचानक मर जाता है। जब बहुत कम लोगों को चंद रोज कबल सरदर्द शुरू होता है। डीजे को भी हुआ था, मगर इसने मैग्रेन समझकर नजरअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफ दे होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों इसी तरह चौखट पर खड़े रहे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ मोतसम कि क्या जिंदगी इतनी गैर यकीनी चीज है। एक लम्हे पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसवा जिंदगी जो जरा सी खून से बुझ जाए, लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह ताला का डिजाइन है और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। ये क्या कोई पजल बॉक्स है? वो इसके हाथ में पकड़े डब्बे को देखकर जरा सा चौंका। इसने नासमझी से डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज पजल बॉक्स, तुमने ये कहाँ से लिया? वो डब्बा उलट पुलट करके देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम इसे खोल सकते हो? इसने पुरउम्मीद निगाहों से मोतसम को देखा। मैं देखता हूँ, ठहरो। वो इसका ऊपर नीचे से जायजा ले रहा था। यह कदीम चाइनीज बॉक्स की तर्ज पे बनाया गया है। इसके ऊपर अमूमन कोई पजल बना होता है जिसको सॉल्व करने से ये खुलता है, या फिर कोई 5 हुर्फी अल्फाज लगाने से। 1 मिनट। इसे जैसे चंबा हुआ। 5 नहीं, ये तो 6 हुरूफ हैं। इस तरह की चीजों पे हमेशा 5 हुरूफ होते हैं, मगर शायद इसका जवाब कोई खास लफ्ज हो जिसपे 6 हुरूफ ही पूरे आते हों। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेचैनी से बोली। ये तो जिसने दिया है उसी को। वो रुका और ऊपर लिखी सतर पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। हया, तुम्हारा वास्ता किसी साइको से पड़ गया। ये एक पहेली है और इसे हल करना है। और इसने कहा था कि इसे सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ, और अगर इसे तोड़ा तो ये मेरे काम का नहीं रहेगा। यानी वो चाहता है कि तुम दिमाग इस्तेमाल करो। वैसे ये फिक्रा
वो सतर पे उंगली फेरते हुए कुछ सोच रहा था। ये फिक्रा मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है। शायद वो याद करने लगा। उस दिन जब हम जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में लिख कर बातें कर रहे थे, तब शायद प्रोफेसर ने ये बोला था। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। पता नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। इंसान की याददाश्त चीजों को बहुत रिलेट करती है। हमें एक चीज को देखकर इससे मुतल्लिका चीजें याद आ जाती हैं। मुझे भी इसको देख के वही क्लास याद आई। खैर, जो भी है तुम फिक्र ना करो, हम इसका कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। तुम दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर देना। आजकल ड्रॉम ब्लॉक तकरीबन खाली है, ठीक है? इसके यूं ख्याल करने पर वो जेला मुस्कुरा दी। वो चला गया तो इसने वाकई कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया। सबानजी इतनी वीरान थी कि इसे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। टॉक्सन से यहाँ आने तक इसे मुसलसल महसूस होता रहा कि कोई इसे देख रहा है, कोई इसके पीछे है। हालांकि पीछे मुड़कर देखने में इसे सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था, मगर कुछ था जो इसे बेचैन किए हुए था। रात बहुत देर तक लेटे लेटे वो पजल बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े अंगूठे से हरूफ तरहज्जी की स्लाइड ऊपर नीचे करती रही। इसने हरूफ के कई जोड़ बनाए, मगर वो मकफल रहा। इसे नींद ने कब घेरा, इसे इल्म भी नहीं हुआ। पजल बॉक्स इसके डेढ़ एक तरफ खड़क गया। वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामिद और मकफल। नेक्स्ट पार्ट। सुबह वो देर से उठी। नाश्ता करके रात वाले शकन आलूद लिबास पे ढीला सा स्वेटर पहने, बालों को जोड़े में बांधती वो नीचे आ गई। इसका रुख यूनिवर्सिटी में फोटो कॉपी की तरफ था। वहां से इसने कुछ नोट्स कई रोज पहले फोटो स्ट्रेट करवाए थे और इन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली ठंडी हवा सबानजी के सब्जेदार पे बह रही थी। वो फोटो कॉपियर के पास आई, अपने नोट्स उठाए, सबानजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि इसे एक मेज पे रखा लावारिस सा रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। इसने पहला सफा पलटा और इस पे बड़ा बड़ा डीजे लिखा था। ओह, डीजे। एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। डीजे का नसियान। वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटो कॉपी पर छोड़ जाया करती थी। इसे रजिस्टर उठाया हुआ इसका था। बाकी चीजें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर इसका एक यादगार संभालने का हक तो इसे भी था। वो बाहर आ गई और घास में बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफे पलटने लगी। वो इसका रफ रजिस्टर था, जैसे वो ज्यादातर लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफे पे लिखा करती थी। इसने आखिरी सफा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। इस रोज जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्लास में इनकी और फलस्तीनियों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इस पर लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती इन्हें पढ़ रही थी, जब एकदम वो रुक गई। रजिस्टर के आखिरी सफे के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स दोबारा नहीं उतर सकता। वो बिल्कुल शर्त सी सांस रोके तही से सतर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स इसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। वो रजिस्टर लिए एकदम से उठकर ड्रॉम की तरफ भागी। इसे मोहतसम को ढूंढना था। नेक्स्ट पार्ट। हेराक्लिटस यूनानी फलसफी याद आ गया। मोहतसम ने वो सतर पढ़ते हुए बेख्तियार माथे को छुआ। ये हेराक्लिटस का एक कॉल है जिसे तुम इसके दूसरे अकवाल से सुनने जिसके दूसरे अकवाल भी तुमने सुने होंगे। वो याद करके बताने लगा। कुत्ते उसी पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते। इंसान का किरदार इसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेजी के चंद मशहूर अकवाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हया ने स्वाद में सर हिलाए। इसमें कोई भी कॉल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ कि हम इस पजल के ठीक रास्ते पे चल निकले, और वो इस रास्ते पे इस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके हसन और ग्रेटल के इन ब्रेड क्रम्स को चुनना है। दूर बैठी लाइब्रेरी ने किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से इनको नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम। हया ने गर्दन मोड़कर एक माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर इसने
क्लीटस का एक कॉल डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इसके कोड का ताल्लुक इसी कॉल का होगा, या फिर शायद हेराक्लीटस की जात है। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा। चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो इसने दोनों हाथों में मोटी मोटी चंद किताबें ऊपर नीचे पकड़े रखी थी। ये रहा हेराक्लीटस का अमालनामा। इसने धबकी आवाज के साथ मेज पे रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर इसे तिलमिला कर देखा। सॉरी। वो दोनों हाथ उठाकर कहता हुआ वापस कुर्सी पर बैठा। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फिलॉसफी में इतनी वजनी किताबें पढ़ूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हेराक्लीटस को गूगल कर लूंगी। लैपटॉप इधर दिखाओ। इसने साथ रखे मुअत्तसिम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और इनकी पैर पर उंगलियां घुमाई। ओह, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजार सी हो गई। इसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इसे इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का हौसला नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। इसकी कॉफ देकर मुअत्तसिम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पे निगाहें दौड़ाते हुए पढ़ने लगा। अच्छा, हेराक्लीटस का ताल्लुक एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फिलोसोफर था। अपने इलाके में चीफ प्रेस भी रहा और बहुत खानदानी भी था। बड़े बड़े फिलोसफियों को खासी हकारत से देखता था। इसके ख्याल में हुमर को भरे चौक में ले जाकर दुर्ने मारने चाहिए थे। ही स्वाइड इतना जाहिल है कि इसे दिन और रात का फर्क नहीं पड़ा। हेराक्लीटस के मशहूर अक़वाल ये हैं: गधे सोने पे घास को तरजीह देते हैं, कुत्ते हर उस शख्स पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते, और बस कर दो मुअत्तसिम वरना मैं पागल हो जाऊंगी। इसने झुंझलाकर लैपटॉप की स्क्रीन हाथ से दबाकर फोल्ड कर दी। मुअत्तसिम हंस दिया, फिर अपना मोबाइल निकाला। लतीफ रात को आ गया था। इसका एक साइड कोर्स फिलोसफी है, इसको बुलाता हूँ। लतीफ को इधर आने में, इसको सारी बात समझाने में 15 मिनट लग गया। अब वो मुअत्तसिम के साथ वाली नशिस्त पर बैठा सोचते हुए इस पजल बॉक्स को देख रहा था। वो कैथोलिक और खालिस्तान डिश था, मगर अफगानिस्तान में पैदाइश के वक्त लतीफ के नाम पर इसका नाम रखा था। तो और चूंकि इसको पहली खुराक मुसलमान नर्स ने दी थी, तो लतीफ ज़हनी और अखलाकी तौर पर इन फलस्तीनी लड़कों जैसा ही था। मैं तो हेराक्लीटस नामा सुनकर तंग आ गई हूँ, और इसके ये कुत्तों, गधों और हया ने बॉस की तरफ इशारा किया। दरियाओं वाले अक़वाल मेरी समझ से तो बाहर हैं। 1 मिनट। लतीफ जरा चौंका। वो कुत्तों और गधों वाले इसके अक़वाल होंगे, मगर ये दरिया वाला सिर्फ इसका कौल नहीं है, बल्कि इसकी मशहूर ज़माना फिलॉसफी है। फ्लक्स फिलॉसफी तुमने तो सुन रखी होगी। मैं हेराक्लीटस के नाम आज पहली दफा सुन रही हूँ। कदा के इसकी फिलॉसफी। तुमने बल्कि हर किसी ने ये फिलॉसफी सुन रखी है। ये मुहावरा तो तुम जानती हो ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाए। लतीफ आगे होकर बताने लगा। ये मुहावरा दरअसल हेराक्लीटस की इसी फिलॉसफी का निचोड़ है। वो कहता है कि कोई भी शख्स एक ही दरिया में 2 दफा नहीं उतर सकता, यानी कि जब इंसान एक दफा पानी में कदम रखकर निकलता है तो वह पानी आगे बह जाता है। पानी और इंसान दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा जोग्राफी लिहाज से तो इसी दरिया में कदम रखता है, मगर ना वो खुद ही पहले वाला इंसान होता है और ना ही वो दरिया पहले वाला होता है। समझ आई? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। इसे कतन समझ नहीं आई थी। नहीं, तुम नहीं समझी। देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुमने बास्फोरस का समंदर देखा था, तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा था। अब ना तो तुम वो हो और ना समंदर वही है। हर चीज लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। यह है हेराक्लीटस की फिलॉसफी ऑफ चेंज। ने इस बात में सर हिलाते बॉक्स उठाया। और तुम्हें पता है चेंज में पूरे 6 हुर्फ होते हैं। ओह हाँ। मुअत्तसिम ने जरा जोश से डेस्क पे हाथ मारा। इधर उधर टेबल्स पे पढ़ते चंद तलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से इसे देखते हुए उंगली उठाकर वार्निंग दी। मुअत्तसिम ने फौरन सर झुका दिया। वो दबे दबे जोश से
प्रूफ की साइड ऊपर नीचे करी थी, यहाँ तक कि इसने पूरा लव चेंज लिखा। अब ये खुल जाएगा। मगर पजल बॉक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कि कोड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हया, तुम हेराक्लिटस की मेटाफिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ कुछ सोचकर कहने लगा, फिलहाल तो मैं टाक्सम जाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊं। वो हार मानते हुए बॉक्स से लिए उठ गई। हमने भी टाक्सम जाना है और अभी गोर से निकलने में 1.5 घंटा है। तुम तैयार हो जाओ, इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पजल बॉक्स इसने अपने ड्रॉम के लॉकर में रखा, फिर अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। उस वक्त जो एक वाहिद इस्त्री शुदा जोड़ा हैंगर पे लटका था, वो उसका स्याह फ्रॉक था जो उसके ऊपरी पट्टी सुनहरी सकूफ में भरी थी, वही जो जहां के इस्तकलाल स्ट्रीट में दिए जाने वाले डिनर पर पहन कर गई थी। फिलहाल वो फुप्पो से पहले अपनी इन मेजबान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज इनका खाना किया था। चूंकि वो एक तरह से डीजे के लिए ही जा रही थी, सो ये काम वाला फ्रॉक मुनासिब ना था, लेकिन वो ऊपर स्याह कोट पहन लेगी तो काम छुप जाएगा। वो नीचे से तो फ्रॉक सादा ही थी। इसने लिबास बदलकर बाल कैचर में बांधे, फिर अपने सुनहरी क्लच पर पाकिस्तानी स्लिम सा मोबाइल डाला। क्लास छोटा सा था, इसमें तुर्क भद्दा फोन पूरा नहीं आता था, तो इसने तुर्क फोन कोट पे जेब में रख दिया और क्लच की जंजीर को एक कंधे से गुजार कर दूसरे पहलू में डालकर बड़ी पिन के साथ फ्रॉक की बेल्ट से नथनी कर दिया। सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी सितारों वाला पर्स बिल्कुल छुप सा। मिसेस अब्दुल्ला का पता इसके पास था। हाले से इनका नंबर लेकर इनको फोन भी कर दिया था। जब से वो तुर्की आई थी, इनके घर पलट कर नहीं गई थी। अब इसे लाजमी जाना था। गोरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली निशिस्त पर बैठी थी। रास्ते के इस तरफ मोतसम और इसके साथ लतीफ बैठा था। हया के बाएं तरफ खिड़की के साथ वाली निशिस्त पर एक तुर्क लड़की बैठी थी। तुम्हारा फेलो टीला फलस्तीन कब पहुंचेगा मोतसम? वो सियाकोट की जेबों में हाथ डाले बैठी गर्दन मोड़कर इससे मुखातिब हुई। जून में पहुंच जाएगा। इसराइल इसे दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फेलो टीला तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफद हैं। जवाब लतीफ ने दिया था। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो आखिर बनी इसराइल से किसी भी चीज की तवक्का की जा सकती है। तो फिर यह याद रखना कि जितने बनी इसराइल वो हैं, उतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मुतसम के इशारे पर इन दोनों ने गर्दन ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहां एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फेलो टीला गजा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूं कि ये एम्बेसी इस्तांबुल में दोबारा नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। लतीफ ने इसके शाने पे हाथ रखा। मी टू, हया ने फौरन कहा। मी थ्री, साथ तुर्क लड़की ने फौरन उंगली ऊपर की। वो बेख्तियार हंस गई। वैसे मोतसम टाली को अगवा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा नहीं? लतीफ की बात पर सब हंस पड़े थे। इसे याद था कि डीजे को इनकी टाली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। ताकसम स्क्वायर पर मगरिब उतर आई थी और हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। स्क्वायर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थी। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर इसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कों के साथ वो रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। इन पर खुलूस तुर्कों से रास्ता पूछो तो मंजिल तक पहुंचा आते हैं। मादाम, आपको पता होना चाहिए कि इन खुलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे बेच दी जाती हैं। ये तुर्की का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अच्छा, आप डराओ मत, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है। वो तीनों सड़क के किनारे साथ साथ ही चलने लगे थे। तुम अपनी आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मगर मुझे अभी अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। मैं कुछ दिन बाद जब मैं वापस आऊंगी तो इस पजल बॉक्स का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ साथ चल रहे थे। मुजस्मा आजादी इनके पीछे रह गया था। नेक्स्ट पार्ट।